हेलो एवरीवन, पाथ क्रिएटर एकेडमी पर आपका स्वागत है। ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 3 है जिसमें सामान्य हिंदी के उत्तर प्रदेश पुलिस प्रदेश पुलिस के अंदर जो 15 दिसंबर 2017 को पेपर हुआ था उसके शिफ्ट 3 के 40 क्वेश्चन हैं। इससे पहले भी हम दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने लिंक देकर रखी है, आप देख सकते हैं। ये रिटन एग्जाम का पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। 4 पेपर होते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहता है। इस तरीके से ये 400 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार को पहचानिए। देखिए, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार है मालोपमा। अब मालोपमा कैसे है, देखिए उपमा अलंकार जो रहता है, उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा के होते हैं 4 अंग। एक तो होता है उपमेय, उपमान, उपमान और समान धर्म और सदृशवाचक शब्द। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो मुख यहाँ पे क्या हो गया? मुख हो गया एक उपमेय। और मुख मयंक, मयंक मतलब होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। सम, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, सम क्या हो गया? ये सदृशवाचक शब्द हो गया, और मंजू मनोहर जो लास्ट में लिखे हैं वो क्या हो गए आपके? समान गुण धर्म। समान गुण धर्म का मतलब जो उपमेय और उपमान में एक जैसे गुण धर्म है तो वो हो जाते हैं समान गुण धर्म। तो उपमा, फिर फर्दरली अगर देखें, डिवाइड करें तो उपमा के होते हैं 3 भेद। एक होता है पूर्ण उपमा, और एक होता है मालोपमा, और एक होता है लुप्तोपमा। तो पूर्णोपमा क्या कहता है? पहला जो भेद है पूर्णोपमा में क्या रहते हैं? चारों के चारों अंग उपस्थित रहते हैं, उपमेय, उपमान और सदृशवाचक शब्द और समान गुण धर्म। तो ये चारों के चारों अंग उपस्थित रहते हैं तो उसे बोलते हैं पूर्णोपमा। ठीक है। और दूसरा जो टाइप है मालोपमा, तो मालोपमा में क्या होता है कि एक ही उपमेय में अनेक उपमान उपस्थित रहते हैं। उपमेय तो एक ही रहेगा और उपमान अलग रहेंगे। ठीक है। जैसे किसी के मुख की तुलना चंद्रमा से भी कर दो, सूरज से भी कर दो, और फिर बहुत जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उनसे कर दो। तो यहाँ पे उपमेय तो एक ही है लेकिन उपमान अलग अलग से तुलना हो रही है, तो उसे बोलते हैं मालोपमा। तो वही यहाँ पर है। और तीसरा जो रहता है वो कहलाता है लुप्तोपमा। तो लुप्तोपमा में क्या होता है कि ये जो 4 अंग मैंने बताए हुए थे, उपमेय, उपमान, सदृशवाचक शब्द, सदृशवाचक शब्द और समान गुण धर्म, इनमें से कोई ना कोई एक अंग या 2 अंग या तीनों अंग गायब हो जाते हैं तो वो उसे बोलते हैं हम लुप्तोपमा। लुप्तोपमा मतलब कोई ना कोई एक अंग गायब हो जाता है, चारों में से एक या 2 या 3 भी गायब हो सकते हैं, तो उसे बोलते हैं लुप्तोपमा। तो पूर्णोपमा, मालोपमा और लुप्तोपमा। तो ये है मालोपमा का टाइप। मालोपमा में वह दीप शिखा सी शांत, दीप शिखा सी भी है और शांत भी है, शांत भाव में लीन, तो इसे बोलते हैं मालोपमा अलंकार। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेस कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अचल दृढ़ हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है? कौन सा अलंकार है? तो देखिए अलंकार क्या, इसमें विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है, इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको लगता है जब भी विरोध का आभास हो पढ़ने से सेंटेंस को, तो उस वहां पे हो जाता है विरोधाभास अलंकार। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। तो इसे पढ़ने से सेंटेंस को कैसा लग रहा है? एक विरोध का आभास हो रहा है कि पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पर अच्छी की जा रही है कि बहुत से बहुत गंदे इंसान भी आप आजकल मुंह से राम नाम निकालते हैं। तो हमें इसे पढ़ने से पता चला अचल दृढ़ मतलब ये चल नहीं सकता, दृढ़ हो उठे चंचल, और इधर बता रहे हैं चपल पग हो जाते अभिचल, चपल मतलब बहुत तेज चलने वाले, पग हो जाते अभिचल। तो विरोध का आवाज जहां पर हो तो वहां पे हो जाता है विरोधाभास अलंकार। और भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, कोई भी उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाती है तो वहां पे हो जाता है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 सेकंड वाला, विरोधाभास। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिए गए विकल्प में से गेहूं के समानार्थी शब्द कौन से हैं? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सभा तो कहीं पर होता नहीं है, सभा परिषद गोष्ठी ये तो कोई गेहूं के है नहीं। सदन, सदन मतलब तो घर होता है। या तम तिमिर, तिमिर मतलब अंधेरा होता है। कनक, कनक गोधुम और कनक गोधुम और गंदुम, तो ये होते हैं गेहूं के पर्याय, तीनों पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? बात का धनी होना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का अर्थ निकालिए। बात का धनी होना, निस्वार्थ होना, वायदे का पक्का होना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बात का धनी होता है उसे ही वायदे का पक्का होना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 का बी आंसर करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? तो देखिए, जो लूट को हिंदी और इंग्लिश में सेम बोलते हैं, ठग को भी बोलते हैं और अवतार को भी बोलते हैं। लेकिन जो डोंगरी रहती है, डोंगरी मतलब छोटे पर्वत जो रहते हैं उन्हें बोलते हैं डोंगरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऐसे कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न भिन्न होता है? तो इसका जो प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहता है, प्राइम मिनिस्टर, जो अलग अलग रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यक्ष देवों की एक क्या होती है? यक्ष देवों की एक जाति है। क्या है? एक जाति होती है। वाक्य को उचित विकल्प से पूर्ण करें, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ना, निबंध के प्रमुख एक लेखक हैं। इनके बहुत फेमस कुटज जो यहाँ पे इनका हो जाएगा, वो एक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक निबंध है। कुछ और भी इनके प्रसिद्ध निबंध है, जैसे कि अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, विचार प्रभा, आलोक पर्व और अशोक के फूल, ये प्रमुख प्रमुख इनके निबंध हैं। विचार प्रभा और आलोक पर्व। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य को पहचानना है। यहाँ पे देखिए, कोयल कूक कर रही है, बिल्कुल कोयल कूक कूक भी करती है। घोड़ा हिनहिना रहा है, सही वाक्य है। कुत्ता चिल्ला रहा है, कुत्ता चिल्लाता नहीं है, कुत्ता भौंकता है। तो ऑप्शन नंबर इन्होंने बोला है कि गलत वाक्य को पहचानिए, तो गलत वाक्य कौन सा हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? खाई पाटना। समझौता करना मतलब होता है खाई पाटना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इस वाक्य में सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? काल का कौन सा? देखिए, पड़ता का मतलब पहले से पता चल गया कि ये भूतकाल की बात कर रहा है। और अगर कभी भी कोई एक चीज है ना दूसरे पे डिपेंड हो जाती है, जैसे वो अच्छे से पढ़ाई करता तो वो पास हो जाता, तो ये पास्ट की बात है, मतलब भूतकाल की बात है। तो ही इसे उसे बोलते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। कोई भी जो एक वाक्य बोला जा रहा है उसमें आधा पार्ट दूसरे पार्ट पर डिपेंड रहता है, तो उसे बोलते हैं हेतु हेतु भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। जैसे इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है? यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, बारिश नहीं हुई होगी तो सूखा पड़ गया होगा। तो इस तरीके से एक सेंटेंस का आधा पार्ट दूसरे पार्ट पर डिपेंडेंट रहता है, तो उसे बोलते हैं हेतु हेतु भूतकाल। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी हैं? कोप का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा करना, क्रोध करना। ठीक है। तो रोष मतलब भी वही होता है, और इसमें क्रोध, क्रोध करना। ठीक है। अमर्ष का मतलब भी होता है क्रोध करना, अमर्ष। ठीक है। अमर्ष, क्रोध, कोप, ये एक ही चीज है। कोप भी होता है इसका, कोप, कोप तो ऑलरेडी लिखा है ये, कोप। ठीक है। तो ये क्रोध की पर्यायवाची हैं सारे के सारे। अमर्ष हो गया, कोप हो गया, रोष हो गया, गुस्सा हो गया, आक्रोश हो गया, ये सारे क्रोध के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? तो कुछ शब्द रहते हैं जो हमेशा बहुवचन रहते हैं, जैसे कि प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, हस्ताक्षर, बाल, दर्शन, दर्शन, होश, होश,
ये हमेशा बहुवचन रहते हैं, और कुछ शब्द जो रहते हैं वो हमेशा एक वचन रहते हैं, जैसे कि आकाश, आकाश, सामान, सोना, जनता और माल। माल, जनता, सामान, माल, जनता, सामान, सोना, इस तरीके के जो ये वर्ड मैंने बताया 5 वर्ड, ये हमेशा एक वचन में रहते हैं, तो यहाँ पर आकाश हो जाएगा। आकाश एक वचन है और बाकी ये तीनों बहुवचन में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प क्या है? काया मतलब होता है शरीर। शरीर को और क्या बोलते हैं? देखिए, शरीर को गात बोलते हैं, गात्र भी बोलते हैं, गात, गात्र, विपु, विपु, तनु, देह, देह भी बोलते हैं, देह, और कलेवर भी बोलते हैं, देह या कलेवर। ठीक है, तो ये सारे शरीर के पर्यायवाची हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? हिंदी में सिद्धांत सिंह चौहान जी को रिपोर्टाज विधा का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक गद्यांश, एक गद्यांश भी आता है, उसके 16 से लेकर 18 तक फिर गद्यांश के क्वेश्चन आएंगे, तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं। दूसरों को स्नेह देना और उनका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र है। दूसरों को स्नेह देना और उनका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र है। जीवन में सुख, शांति और उन्नति चाहने वाले प्रत्येक महत्वाकांक्षी को सबसे पहले यही सीख धारण करनी चाहिए। तो कुछ ये वो गुण हैं जो एक सही इंसान को धारण करने चाहिए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली और बदले में वे उस यज्ञ के सर्वाधिक पूज्य व्यक्ति माने गए। ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों में रंच मात्र भी अभिमान न था, रंच मात्र भी अभिमान न था। उन्होंने सदैव दूसरों को, रंच मात्र मतलब थोड़ा सा भी अभिमान नहीं था उनमें, उन्होंने सदैव दूसरों को महत्व दिया और वे स्वयं ही महान बन गए। मान सम्मान का मूल्य चुकाना असंभव है, अतः विद्यार्थी जीवन का भी प्रथम पाठ यही है कि वह गुरु के प्रति सच्चे सम्मान का भाव हृदय में पैदा करे, अन्यथा उसकी विद्या निष्फल हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा क्या संदेश दिया गया? सदा सुख शांति रखें, सदा आदरणीय बने, सदा कर्म पर अड़िग रहें, सदा दूसरों को स्नेह व सम्मान दें। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्प में स्वागत का संधि विच्छेद। देखिए स्वागत, सु प्लस आगत, ये करेक्ट इसका संधि विच्छेद है। सु मतलब इधर देखिए छोटा ऊ की मात्रा आ रही है और इधर बड़ा आ रहा है, तो देखिए छोटा ऊ और जब बड़ा इस तरीके से आता है तो छोटी ई या बड़ी ई आए, या छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, ठीक है, और या रा ऋषि आ जाए, इनके साथ जब भी स्वर आएंगे तो वो बनेगा आपका यण संधि। तो यहाँ पे यण संधि है और ये उसका प्रॉपर संधि विच्छेद है। ठीक है, रच मात्र भी अभिमान ना था का तात्पर्य कौन सा विकल्प है? रच मात्र भी अधिक अभिमान ना था, ये लिखा है अधिक, बहुत कम अभिमान था, कम अभिमान ना था, ये तो गलत है, ऑपोजिट हो रहा है। बहुत अभिमान ना था, अधिक अभिमान ना था, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिक अभिमान ना था, जरा भी अभिमान था, ये तो अभिमान था से आ रहा है। ठीक है, बहुत अभिमान ना था, अधिक अभिमान ना था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, योग व्यक्ति की पहचान, योग व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग शब्द क्या है? तो देखिए ये योग शब्द बता रहा है, योग मतलब ये क्वालिटी बता रहा है ना इंसान की, तो ये गुणवाचक विशेषण है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं विशेषण मुख्यतः। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सार्वनामिक विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया और परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के विशेषण है, उसमें भी योग्य व्यक्ति के बारे में बात की गई है, तो ये गुण हो गया व्यक्ति का, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है
कि जैसे बे लोग घर जा रहे हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। और परिमाणवाचक विशेषण में ये होता है कि जैसे 10 किलो शक्कर, तो ये परिमाणवाचक विशेषण में आ जाता है। और संख्यावाचक में क्या होता है, नंबर के बारे में बात की जाती है। तीन तीन कलर के पतंग, 3 कलर की पतंग, तो ये संख्यावाचक वहां पे बता रहे हैं कि 3 कलर की पतंग, मतलब कलर कितने हैं, 3, तो वहां पे संख्यावाचक हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है योग्य व्यक्ति की, ये व्यक्ति ही पहचाना जाता है, तो वो गुणवाचक विशेषण से पहचान, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा उसका। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी से सम्मानित किया गया था? परख, जो परख उनकी रचना है उससे सम्मानित किया गया था। ना जैनेन्द्र कुमार की और कुछ प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। जैसे परख के बाद सुनीता उनकी बहुत फेमस रचना है, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी, मंथन, सोच विचार, नीलम देश की राजकुमारी, राजकन्या, सॉरी नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया, ए और बे, कल्याणी, काम, प्रेम और परिवार, और त्यागपत्र, मंथन और सोच विचार, ये इनकी प्रमुख रचना है। किनकी है? जैनेन्द्र कुमार जी की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, बर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प को छांटिए। अशुद्ध मतलब जो गलत है, तो उपर्युक्त ये बिल्कुल सही लिखा है, पूजनीय भी एकदम सही लिखा है, महीना भी सही लिखा है, लेकिन व्यंग ऐसा नहीं लिखा जाता, ये तो व्यंग हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का डी बी आंसर है, करेक्ट बी आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। संधि शब्द जो है उसका विलोम शब्द क्या होता है? संधि का मतलब होता है जोड़ना, और विग्रह मतलब होता है अलग अलग होना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस वाक्य समूह में एक वाक्य खालिस्तान हो और अन्य वाक्य उसके खालिस्तान हो, उसे मिश्रण वाक्य कहते हैं। तो मिश्रण वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य प्रधान रहता है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित रहता है, तो उसे कहते हैं मिश्रण वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य बोलते हैं, मिश्रण वाक्य या मिश्र वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सॉरी, न्यूनतम विशेषण न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? जो ये न्यूनतम है वो विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो देखिए विशेषण की पहले नंबर तो तीन व्यवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्था होती है। एक होती है मूलावस्था, मूलावस्था, और एक होती है उत्तरावस्था, और तीसरी अवस्था रहती है उत्तमावस्था। ठीक है, तो जैसे मूलावस्था में जैसे लघु हो गया, तो लघु तो एक मूलावस्था में आ जाएगी, लघुत्तर हो गया तो वो उत्तरावस्था में आ जाएगी, और लघुत्तम हो गया तो वो उत्तमावस्था में आ जाएगी। तो ये तीन अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो ये लिखा है न्यूनतम, जैसे न्यून था तो ये न्यून का है, न्यून मूलावस्था होगी इसकी, और न्यूनतम, न्यून न्यूनतर जो है ना उत्तरावस्था होगी, और न्यूनतम इसकी उत्तमावस्था होगी। तो उत्तमावस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, ये तो कोई अवस्था ही नहीं रहती, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो ये न्यूनतम लगा है, जिसके पीछे एम आ जाता है तो वो उत्तमावस्था में आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, हिंदी के सफलतम उपन्यासकारों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? देखिए आपका बंटी की उपन्यासकार तो है मधु भंडारी। तो मधु भंडारी की कुछ और प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। मधु भंडारी की एक तो आपका बंटी है, महाभोज भी है इनका, और एक इंच मुस्कान भी है। महाभोज है और एक इंच मुस्कान है, और एक कहानी यह भी, ये उनकी आत्मकथा है मनु भंडारी जी की। एक कहानी यह भी आत्मकथा है, और बिना दीवार का घर, और एक फ्लैट, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, यही सच है मैं हार गई, यही सच है मैं हार गई, ये इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, यहाँ पे कृष्णा सोबती भी दी है। तो कृष्णा सोबती की कुछ प्रमुख रचनाएं देखिए, जैसे जिंदगी नामा, समय सरगम और संपूर्ण साहित्य, इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का पूछा था कि आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, महाभोज, मनु भंडारी जी के। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। जिसमें खालिस्तान प्राप्त करने की इच्छा हो वह खालिस्तान कहलाता है।
जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होती है ना, उसे मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्ष क्या बोलते हैं? मुमुक्ष। जिसमें जानने की इच्छा होती है उन्हें जिज्ञासु बोलते हैं। तो वो तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। और बाकी सब रख के देखेंगे आप, कोई सा भी सही नहीं बैठेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण। देखिए भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में होता क्या है, संदेह अलंकार में संदेह हमको बना रहता है। जैसे कि साड़ी बिच नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है, इस तरीके से हमें संदेह बना रहता है। लेकिन भ्रांति में क्या हो जाता है, वो संदेह भ्रम में कन्वर्ट हो जाता है। हम उस संदेह को मान ही लेते हैं। जैसे कि इसका एक करेक्ट एग्जांपल है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़म का समझकर भ्रांति से। समझो एक कोई तोता है, वो नाक का मोती मतलब नाक में जो नाक छिदी रहती है उसमें एक मोती है, मोती नाक में एक मोती लगा हुआ है, नाक नाक में जो आभूषण रहता है पहनने का, उसमें मोती लगा है। अधर की कांति से इतनी चमक है उस मोती की लाल कलर में कि जो तोता है या फिर वो जो सुख है, उसे लगा कि ये क्या है, बीज दाड़म का मतलब अनार का बीज है, या फिर अनार मतलब उसे लगा कि ये अनार है, समझकर भ्रांति से उसने उसको चुग लिया मतलब खा लिया। तो इस तरीके से भ्रांति हो गई ना, इस तोते को भ्रांति हो गई, उस नाक के मोती की भ्रांति हो गई कि वो एक अनार का फल है, तो उसने उसको चुग लिया, तो इस तरीके से भ्रांति हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम, उदय का होता है अस्त। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और बचा है 29, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? अनुचित मतलब जो सही नहीं है विग्रह करने पर। जैसे वन में बास, वनवास बोलते हैं ना, जैसे वन में बास, ये सही है एकदम। चंद्र का प्रकाश, चंद्र प्रकाश, चंद्र का प्रकाश। जल की धारा, जल धारा, जल की धारा। देश पर निकाला, देश पर निकाला कुछ बाकी नहीं, विग्रह ही नहीं होता, देश से निकाला होता है, देश से निकाला। तो ऑप्शन नंबर डी, अनुचित पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में राजनीति के प्रति लोगों की खालिस्तान को देखते हुए, राजनीति लोगों की उदासीनता को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। दिए गए विकल्पों में से रख कर देखना, मतलब इनमें से भर के ये खालिस्तान की जगह भरना है। तो देखिए, देश में राजनीति के प्रति लोगों की जागरूकता क्या करने, मतलब उदासीनता को देखते हुए, उदासीनता, लोग बहुत ज्यादा वोट करने के लिए राजनीति के प्रति जागरूक नहीं थे ना, इसलिए उनकी उदासीनता को देखती है 25 जनवरी को क्या मनाने लगे, जागरूकता मतलब मतदाता दिवस मनाने लगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? तो सप्ताह और महीना ये पुल्लिंग है और बाकी सारे के सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो देखिए गुरुजन, गुरुजन का मतलब रहता है ये बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे गुरु हैं। लेखक एक, अनुज एक, गो एक। ठीक है, तो ये बहुवचन गुरुजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? इस लोकोक्ति का यह तात्पर्य है कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अभ्यास करते करते क्या हो जाता है, जड़मति होत सुजान, मतलब बहुत ज्यादा चतुर हो जाता है। अभ्यास से जड़मति होत सुजान, सुजान अभ्यास से जड़मत हो जाता है, अभ्यास से जड़मती होती है, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सी और डी ये सारे गलत है। ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, साहित्य का खालिस्तान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। साहित्य का क्या, ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना थी, तो ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है, प्रस्तुत वाक्य निम्न वर्णित में किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है? लोकोक्तियां जो रहती हैं उनमें से संगति का प्रभाव पड़ता है वो बताना है। ऊंट के मुंह में जीरा नहीं, ये तो सही नहीं लोकोक्ति है।
अंधा क्या जाने, अंधा क्या मांगे दो आंखें, पर उपदेश खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ऑप्शन नंबर डी, एकदम पढ़ने ही से पता लग जाएगा कि ये ऑप्शन नंबर डी जो है ना करेक्ट बैठ रहा है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और इधर क्या था, संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? कहानी जो बूढ़ी काकी है उसकी रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है बी, चित्रा मुग्दल। कौन है? चित्रा मुग्दल। चित्रा मुग्दल ने और भी कुछ फेमस फेमस बुक्स लिखी हैं, जैसे कि आंबा। आंबा को जो आंबा इन्होंने बुक लिखी है उसको 2003 में व्यास सम्मान मिला था आंबा को। चित्रा मुग्दल का ही आंबा है। और पोस्ट बॉक्स नंबर 203, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोप्रा एक उपन्यास है जिसे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 2018 के अंदर। ये चित्रा मुग्दल द्वारा लिखे थे। तो ये कुछ फेमस इनकी चीज। और भी कुछ इन्होंने कहानियां लिखी हैं, जैसे कि भूख, लपटें, लक्षाग्रह, जहर ठहरा हुआ, अपनी अपनी वापसी। ये चित्रा मुग्दल जी की प्रमुख प्रमुख रचना है। आंबा हो गया, और ये पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोप्रा, ठीक है, ये चित्रा मुग्दल की है। कृष्णा सोपती की क्या है? कृष्णा सोपती की प्रमुख है जिंदगी नामा हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, साहित्य सरगम हो गया, ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अभी यहाँ पे बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक के पूछा, तो चित्रा मुग्दल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, संस्था का बहुवचन क्या हो जाएगा? संस्था का बहुवचन हो जाएगा संस्थाएं। संस्था मतलब एक संस्था, संस्थाएं मतलब बहुत सारी संस्थाएं। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित वाक्य के किस वाक्य में त्रुटि है? रूस का समुद्र किनारे जमा, रूस का समुद्र किनारे समुद्र किनारे जमा समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का क्या रहस्य है? तो रूस का नहीं होता, रूस के समुद्र किनारे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, रूस का नहीं होगा। रूस के समुद्र किनारे, रूस का नहीं होता है, पुल्लिंग नहीं आएगा देश के साथ, ठीक है। ये हाँ, रूस का नहीं आएगा, रूस के समुद्र किनारे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंति काटू बचन कही के कई मनहू लौन जरे पर देही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, मानो, मानो मनु, मानो मनु, मनहू और मानहू, मानो मनु, मनहू और मानहू, ये प्रमुख प्रमुख क्या है? और जानो, जनु, जनहू, जानहू, ये ये वर्ड 6 के 6 वर्ड जहां पर भी आ जाए, मानो, मनु, मनहू और मानहू, चार ये, जानो, जनु, जनहू और जानहू, चार ये, 8 वर्ड जहां पे भी दिख जाए वहां पे होता है उत्प्रेक्ष अलंकार। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? मानहू। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 40 देखो, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग, धर्मयुग के संपादक कौन है? तो धर्मयुग के संपादक हैं धर्मवीर भारती। कुछ और प्रमुख पत्रिका हैं जिनके संपादक देखिए, जैसे इंदू है, इंदू जो पत्रिका है ये बहुत फेमस पत्रिका थी उस समय। इसके संपादक है अंबिका प्रसाद गुप्त। कौन है? अंबिका प्रसाद गुप्त। और एक प्रभा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभा पत्रिका जो है वो उस समय निकाली थी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने, ठीक है। और एक मर्यादा पत्रिका है कृष्णकांत शर्मा मालवीय, कृष्णकांत मालवीय, मर्यादा, ठीक है। और एक और है सरस्वती पत्रिका जो श्याम सुंदर दास एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निकाली थी। और ये धर्मयुग पत्रिका जो है ना धर्मवीर भारती जी ने निकाली थी। और एक और दो प्रमुख पत्रिकाएं हैं, हंस और एक माधुरी। हंस और माधुरी ये दो प्रमुख पत्रिकाएं हैं जो प्रेमचंद्र ने निकाली थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कुछ प्रमुख और पत्रिकाएं हैं, जैसे इंदू हो गया, इंदू किसने निकाली थी? अंबिका प्रसाद गुप्त। प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन, हंस और माधुरी ये प्रेमचंद्र, और मर्यादा कृष्णकांत मालवीय, ठीक है। और सरस्वती पत्रिका इंपॉर्टेंट है, वो भी महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं श्याम सुंदर दास ने निकाली थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसी के साथ हमारे 40 क्वेश्चन आज के खत्म होते हैं। अगर आप इस एकेडमी पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नाउ थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।